नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिंदे सरकार पर बौखलाए संजय राउत, ट्वीट कर संविधान का दिया ज्ञान, राष्ट्रपति शासन लगाने की उठाई मांग। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विपक्ष का हमला, बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाते हुए की बयानबाजी। बिहार में पीएफआई के खतरनाक इरादों का हुआ खुलासा, 2 महीने से पटना में चल रही थी दंगा भड़काने की साजिश, बिहार पुलिस को थी पूरी जानकारी, नहीं लिया कोई एक्शन। बीजेपी का ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, शरद पवार की मीटिंग में भी नहीं हुई शामिल। पाकिस्तान में तालिबान फरमान का हुआ ऐलान, टूरिस्ट प्लेस पर महिलाओं के जाने पर लगाया बैन, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत बौखलाए संजय राउत से करते हैं। सत्ता जाने का गुस्सा संजय राउत शिंदे सरकार के फैसलों पर निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि फिलहाल सभी छोटे बड़े फैसले शिंदे और फडणवीस मिलकर ले रहे हैं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदले जाने के फैसले को मंजूरी दी गई, जिसे शिवसेना सांसद संजय राउत ने असंवैधानिक बताया है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मांग कर डाली कि जब तक सुप्रीम कोर्ट शिवसेना से शिंदे गुट में गए 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। डॉक्टर साहब, संजय राउत आज संविधान की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र में। देखिए, कल तक यही कहते थे साजिश रची जा रही है उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए, और अचानक से इनके ज्ञान चक्षु जो खुल गए और संविधान की धाराओं को उल्टा पुल्टा पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने। आप ये समझिए कितना ज़्यादा बेताब है ये कि एक नाथ शिंदे किसी तरीके से खत्म हो जाए। पहली चीज़ ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, बेकार की बेफजूल की बातें हैं। और पते की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगले 2.5 साल तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। दूसरी चीज़, जो ज्ञान चक्षु इनके जो खुले हैं कि आर्टिकल बता करके ये बताया जा रहा है कि भाई इसमें तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो संविधान का ज्ञान थोड़ा कम है संजय राउत में। वो जिस धारा का हवाला दे रहे हैं वो ये कहता है कि 15% जी जो स्ट्रेंथ होता है लोअर हाउस का, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते जी, और मिनिमम 12 बना सकते। जी लेकिन ये कतई नहीं है कि आप उससे कम नहीं रख सकते। इस चीज को समझिए। जी वो जो 12 का आंकड़ा वो दे रहे हैं, दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में कितने मंत्री हैं? 6। किस धारा के मुताबिक? केजरीवाल से चोरी चोरी चुपके चुपके हाथ मिलाते हो, लेकिन इतना भी ज्ञान तो होना चाहिए। 12 का आंकड़ा, 12 कुछ भी मनाएगा आप बोल दोगे। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट फ्रस्ट्रेट हो गई है। एक नाथ शिंदे के साथ जो युद्ध हुआ, ये जो जंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो गए हैं। अब सांसद इनके विद्रोह करने वाले हैं, उसी का ये ट्रेलर चल रहा है संजय राउत के द्वारा। जी डॉक्टर साहब, संजय राउत शिवसेना को तो डुबो ही चुके हैं, लेकिन अब भी 3-5 किए बिना चैन नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, और ये प्रहार राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर की जा रही बयानबाजी से हो रहा है। कांग्रेस के नेता अजय कुमार का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू देश की एक बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने कभी उन्हें बोलते नहीं सुना। राष्ट्रपति भवन में किसी मूर्ति की जरूरत
जरूरत नहीं है, यशवंत सिन्हा बेहतर विकल्प हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह की बयानबाजी की वजह क्या है और क्या वाकई यशवंत सिन्हा मुर्मू से ज्यादा बेहतर हैं? देखिए, ये लॉस्ट बैटल है यशवंत सिन्हा के लिए। मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो अब तक चुनाव में टिके क्यों हैं। अपनी बेइज्जती करवानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये व्यक्ति हारा हुआ उम्मीदवार है। ही कांट विन। देश में कुल मिलाकर के 10,86,000 के आसपास वोट हैं। ये इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि हर एमपी और विधायकों का, एमएलएस का वो अलग अलग वैल्यू होता है। हर राज्य के अलग अलग उसके वैल्यूज हैं वोट के। जी। टोटल लोग जो वोट करेंगे वो होगा 4806, 4806 लोग। इतने ही एमपी एमएलए हैं देश में, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबका अलग अलग वैल्यू होता है वोट का। किसी का 450 होगा, किसी का 700 होगा, किसी का 750 होगा। और ये टोटल वोट जो है 10,86,000 के आसपास है। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 60% से ज़्यादा वोट जो है वो मुर्मू मैडम को मिलने वाला है। आप क्यों लड़ रहे हो मैदान में? भाई, आप तो जिस पार्टी से हो उस पार्टी में ही विद्रोह हो गया। टीएमसी की तरफ से आप इधर आए विपक्षी एकता बनाने, और टीएमसी के लोग ही कह रहे हैं कि मुर्मू को जाकर वोट दूंगा मैं। ये कौन है यशवंत सिन्हा? जी। आउटसाइडर कहां से आ गया? अभी आप जिस तरह के पॉलिटिकल जार्गन्स का इस्तेमाल आप करोगे वो तो खुद पढ़ के आएगी आपके ऊपर। और ये जो तेजस्वी यादव है ये तो बहुत यशस्वी है। हिंदी में लिखा हुआ पेपर से वो पढ़ नहीं पाता, और भाषणबाजी वो किसके खिलाफ कर रहा है? इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन। मैडम मुर्मू इज द प्रेसिडेंट इन वेटिंग। और आप कह रहे हो भाई मूर्ति नहीं चाहिए। भाई, अपने पिताजी से पूछे थे कि आपकी माताजी को पहले जो मुख्यमंत्री बनाया उससे पहले दुनिया ने उनकी आवाज सुनी थी? ये दिक्कत है डायनास्ट लोगों के साथ। जी। बाप दादा के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम लोग, अगर ये जो डायनेस्टिक पार्टीज हैं, जो अब नया जनरेशन आ गया है बाप दादा के नाम को भुना रहा है, अगर द्रौपदी मुर्मू के परिवेश में पैदा हुआ होता तो किसी जंगल में भेड़ बकरी चला रहा होता। यही इनकी औकात है। और आज आप भाषण दे दोगे? द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की तमाम महिलाएं जो अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हैं, जो अपने आप को कुछ कर दिखा करके कुछ साबित करना चाहती हैं, उनके लिए, उनके स्ट्रगल के लिए एक शानदार एग्जाम्पल है। और तुम लोग बाप दादा के नाम पे राजनीति करते हो। कम से कम इतनी आत्मीयता होनी चाहिए, इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि इस तरह के संघर्ष का कद्र कर सको। और यही वजह है कि चूंकि बाप दादा के नाम पे खाते हो, इसलिए इस तरह की जुबान है तुम्हारी, और इसलिए जनता तुम लोगों को नजर से उतार करके रखी हुई। जी डॉक्टर साहब, विपक्ष के इरादे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, तो वहीं बिहार में पीएफआई के प्लान का खुलासा हो रहा है। लगातार छापेमारी हो रही है और नए नए खुलासों के साथ बिहार पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है कि पुलिस को इस बात की जानकारी 1 महीने पहले ही मिल गई थी कि दानापुर और आसपास के मुस्लिमों को भड़काकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लोगों के मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे जा रहे थे। एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से हमेशा बचती रही। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी साजिश का पता होने के बाद भी बिहार पुलिस चुप रहती है, क्या कारण है? देखिए, गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि 6 जून के घटना के बाद, आई थिंक 10 जून को वहां के जो एसएचओ है जी, जो इंस्पेक्टर है, वो भी मुस्लिम शख्स, उसके सरकारी फोन पे मैसेज आता है कि डूब मरो,
शर्म करो, इस्लाम के लिए कुछ करो, कैसे मुसलमान हो, जुमे की नमाज के बाद फुलवारी शरीफ पहुंचो, और तुम कितना ज़्यादा खुदा से मोहब्बत करते हो उसका आप उदाहरण पेश करो। भड़काने का काम चल रहा था। और चूंकि इस मुस्लिम इंस्पेक्टर के सरकारी फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप से आया तो एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो सरकारी नंबर है। आपने दर्ज कर लिया, व्हाट्सएप से आया मतलब नंबर भी था जी। आपने क्यों नहीं तहकीकात की? किसके कहने पे तहकीकात नहीं की? और जब यह खुलासा हुआ है तो उस इंस्पेक्टर को और तमाम उसके सीनियर्स को अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये तो आईबी ने बताया कि पीएफआई इस तरीके से काम कर रहा है फुलवारी शरीफ में जी। और जब ये आईबी की इनपुट आ गई, कब जब आपके पास कोई चारा नहीं बचा तब आपने एक्शन लिया। अब क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है दरभंगा हो, बिहार शरीफ हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हर जगह ये नेटवर्क स्लीपर सेल जो है वो क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब साल 1.5 साल से ये काम चल रहा था जी। और नीतीश कुमार की सरकार ऐसा लग रहा है कि भांग पीकर के सोई हुई थी, या फिर कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कि सेकुलर है नीतीश कुमार, मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। भाई मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं है ये। आप जिस दिन आतंकियों, देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ जो सरकार एक्शन लेने से चूक जाए, उसे सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बिहार पुलिस की नाकामी का खुलासा सबके सामने है, तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए बैकफुट पर ला दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले द्रौपदी मुर्मू और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की उम्मीदवार की एनडीए ने घोषणा क्या की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सांप सूंघ गया। विपक्षी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने के लिए बैठक की। शरद पवार की बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। डॉक्टर साहब, क्या बीजेपी ने ममता बनर्जी से अगले पिछले सारे जो उनके बदले थे सूद समेत वसूले हैं? देखिए, कठपुतली का खेल आपने देखा है जी। नीचे कठपुतली वो नीचे नाचते रहती है और स्ट्रिंग जो है ऊपर कोई उसको नचाने वाला होता है। ये अभी जो हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है वो नचाते हैं और विपक्ष उस पर नाच रहा है। भाई अपनी कठपुतली नचाए तो बात भी समझ में आ रहा है, दूसरे की कठपुतली को आप नचा रहे हो, वही हाल हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कितना भारी भरकम मीटिंग, विपक्षी एकता, तो ये तो वो, ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, शरद पवार से मिल रही हैं, शरद पवार के घर पे मीटिंग हो रही है, यशवंत सिन्हा मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने हलवा पूरी पकाया। सब बर्बाद हो गया जी, सब बर्बाद हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी के यशवंत सिन्हा और ममता बनर्जी पार्टी के ही सांसद और एमएलए कर रहे कि हम वोट नहीं करेंगे इसको। महाराष्ट्र गई थी शरद पवार के साथ ऐसे हाथ खड़ा करके फोटो खिंचवाने के लिए, मीटिंग हो रही, नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? जब उन्होंने मीटिंग बुलाया था तो वो नहीं आए थे। अब आप देखिए, ये विपक्षी एकता, ये मोदी से लड़ेंगे, अपना ठिकाना नहीं है इन लोगों का, मोदी से चल रहे हैं लड़ने के लिए। अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जी, ये भी जीतेंगे। द्रौपदी मुर्मू डिक्लेयर्ड केस है, ये भी डिक्लेयर्ड केस है। और किसको आपने बिठा दिया? जो बंगाल के गवर्नर बनकर के जो पूरा, जो उसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के नस नस को पहचानते हैं, कहां कहां क्या बोलने से, क्या करने से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। धनखड़ साहब उसके एक्सपर्ट हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि कभी कभी राज्यपाल की जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, लेकिन क्या किया जाए, ममता बनर्जी से डील करने के लिए तो आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, वो एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी हैज़ ए प्लान
उनके पास पूरी योजना है 2024-2029 के इलेक्शन का। विपक्षी पार्टियां अभी हिट एंड ट्रायल मेथड पर ही चल रही है। वो जो कहते हैं ना कि भाई हवाई फायर करना बिना निशाने के, उसमें ये लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि किस हिसाब से लगातार विपक्षी पार्टियां विपक्षी एकता की बात तो करेंगे लेकिन कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान की हालत हर मामले में बद से बदतर होती जा रही है, चाहे आर्थिक मसला हो या फिर सुरक्षा और स्वतंत्रता का मसला हो। पाकिस्तान के बाजौर जिले की तहसील सालार जई में एक जिरगा ने महिलाओं को टूरिस्ट प्लेस पर जाने का बैन लगा दिया है। सालार जई में स्थानीय बुजुर्गों की एक भव्य जिरगा, जिसे परिषद या सभा कहते हैं, वहां से ये फरमान जारी हुआ है। जिरगा ने अपने फैसले में आदेश दिया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जाएंगी। ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की परंपरा है? पाकिस्तान के तालिबान बनने के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। देखिए, आपने अच्छा किया ये खबर उठाया। पाकिस्तान के बारे में बात करना बेकार है। वो एक इससे रोग स्टेट खत्म हो गया। आज के संदर्भ में यह खबर हिंदुस्तान के मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी है। ये पीएफआई, ये जिहादी ग्रुप्स, ये जिस तरीके से अपना फन इस देश में फैला रहे हैं, तो इसका सबसे पहला विक्टिम हिंदू नहीं होगा, मुस्लिम महिलाएं होंगी। वहां कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन जो अफगानिस्तान में हुआ, क्या हुआ? सरकार चली गई, लेकिन तालिबान जैसे ही आया, पहला फरमान क्या था? लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, काम नहीं कर सकती। टीवी एंकर्स को बाहर निकाल दिया गया। बैंक में काम करने वाली महिलाओं को बाकायदा घर जाने के आदेश दे दिए गए। बुर्का के बगैर आप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। तमाम लोग भाग रहे वहां से। क्यों? यही पीएफआई करेगा। यही तमाम जिहादी ग्रुप हिंदुस्तान में करेगा। और ये तो हिंदुस्तान में जिस तरह का इस्लाम और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, अफवाह, विदेशी फंडिंग हो रही है, ये तो पीएफआई के जरिए वहाबिज्म आने वाला है। हिंदू तो लड़ेगा इस तरह की विचारधाराओं से, मुस्लिम महिलाएं लड़ भी नहीं पाएंगी। तो ये जो समर्थन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है, वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा चिंताजनक है। ये पाकिस्तान में आज हो रहा है, इन लोगों को रोका नहीं गया तो कल हिंदुस्तान में भी यही होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।